हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है नाजीवाद यानी नाजिज्म। अब देखिए, यहां हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि दोनों विश्व युद्धों के बीच का समय है और दोनों विश्व युद्धों के बीच में, कहने का मतलब यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय महादेश में बहुत से राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला। बहुत सारा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और इन सभी राजनीतिक परिवर्तनों में, इन जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, इन सभी राजनीतिक परिवर्तनों में तानाशाहों का उदय जो है, ये काफी प्रमुख घटना था। तानाशाहों का उदय। अब देखिएगा, यूरोप में दो प्रमुख तानाशाहों का उदय हुआ, जिसमें पहले तानाशाह का नाम था बेनिटो मुसोलिनी। और ये जो बेनिटो मुसोलिनी है, ये इटली के तानाशाह के रूप में इसका उत्कर्ष हुआ और फिर इटली में मुसोलिनी के द्वारा फांसीवाद का स्थापना किया गया, फांसी सरकार का गठन किया गया और एक बहुत बड़ा तानाशाह था मुसोलिनी। और दूसरे तरफ एक और इससे भी बड़ा तानाशाह था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजीवाद का स्थापना किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसने जर्मनी में नाजी सरकार का गठन किया। नाजी सरकार को नात्सी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन जर्मनी में हिटलर के द्वारा किया गया। तो हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के समय का एक बहुत बड़े तानाशाह के रूप में सामने आया। तो इस चूंकि ये हम लोग का चैप्टर है नाजीवाद, तो इसमें हमें नाजीवाद के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं नाजीवाद का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नाजीवाद का मतलब क्या होता है। नाजीवाद जो है एक विचारधारा और एक आक्रामक विचारधारा है नाजीवाद, जिसमें राष्ट्र के सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यानी नाजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अपने देश की सर्वोपरिता, यानी हमारे देश की स्थिति सबसे ऊपर रहे, इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित में त्यागने तथा इसमें अर्थव्यवस्था पर, मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर देश के पूर्ण नियंत्रण की बात भी कही गई है। अब देखिए, यहां पे मतलब नाजीवाद के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि जर्मनी के विरुद्ध जो अन्याय किया गया था वर्साई की संधि में, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए दोषी करार करके और फिर जर्मनी के साथ जो अन्याय किया गया था उसका बदला लेना तथा जर्मनी का जो रिस्पेक्ट था उसका सम्मान और जर्मनी के गौरव को फिर से पूरे विश्व के सामने पुनर्स्थापित करने के उपाय भी नाजीवाद के अंतर्गत किया गया था। तो देखिए, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नाजीवाद एक काफी आक्रामक विचारधारा है, जिसके अंतर्गत अपने देश की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। और वैसी चीज जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से जर्मनी का अपमान हुआ था पूरे विश्व के सामने, उस अपमान का बदला लेकर और फिर से जर्मनी के गौरव को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने की कोशिश नाजीवाद के अंतर्गत हिटलर के द्वारा किया गया। अब देखिए, यहां पे हमें जानना है कि नाजीवाद के, जर्मनी में नाजीवाद के स्थापना के कौन कौन से कारण थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नाजीवाद से आप क्या समझते हैं तथा जर्मनी में नाजीवाद के स्थापना के कौन कौन से कारण थे। तो देखिए, नाजीवाद के स्थापना के कारण, या इसको दूसरे शब्द में पूछ सकता है नात्सी क्रांति के कारण, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कौन कौन से कारण थे। तो ये तीनों सेम क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि हिटलर के उत्कर्ष का सबसे प्रमुख कारण था गणतंत्र की स्थापना, यानी जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कैसे किया गया। आइए हम इस चीज को समझाते हैं और ये किस प्रकार हिटलर के उत्कर्ष का एक कारण बन गया। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय 10 नवंबर 1918 ईस्वी को, जब वहां के शासक उस समय थे कैसर विलियम द्वितीय
और जब कैसर विलियम द्वितीय ने देखा कि जर्मनी की स्थिति को अब हमारे द्वारा संभाला नहीं जा सकता है, प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, तो यह कैसर विलियम द्वितीय मौका देखते ही 10 नवंबर 1918 को हॉलैंड पलायन कर गया है, यानी हॉलैंड भाग गया। अब देखिए इस परिस्थिति में हुआ क्या कि अब ऐसी स्थिति आ गई, तो अब जर्मनी में एक पार्टी था जिसका नाम था समाजवादी प्रजातांत्रिक दल, और इस समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने जर्मनी की सत्ता को संभाली और जर्मनी के सत्ता को अपने हाथ में लेकर, और इस पार्टी के द्वारा जर्मनी में गणतंत्र का स्थापना किया गया, यानी जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। और जब यहां गणतंत्र स्थापित हुआ तो उस गणतंत्र के चांसलर की अगर बात किया जाए, यानी प्रधानमंत्री की बात किया जाए, तो वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए फ्रेडरिक एबर्ट, यानी फ्रेडरिक एबर्ट जो थे ये जर्मनी के नए चांसलर बने। और इन्होंने देखिए यहां 10 नवंबर 1918 को क्या हुआ है कि राजा जो है हॉलैंड पलायन किया है, और 11 नवंबर 1918 को ही नई सरकार का गठन हुआ, और इसी तारीख को इस नई सरकार के द्वारा, नई जर्मन सरकार के द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध के विराम संधि पर जर्मनी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, सिग्नेचर कर दिया गया, और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध जो है रुक गया। और अब जर्मनी की में और आगे की अगर हम लोग बात करें तो यह जानना है कि अब मतलब इस नए जो गणतांत्रिक सरकार था वहां का, उसके द्वारा संविधान सभा का चुनाव कराया गया, और फिर संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ये आयोजित किया गया 5 फरवरी 1919 ईस्वी को। और इस चूंकि यह बैठक जो था प्रथम बैठक, ये वाइमर नामक स्थान पर, यानी प्रथम बैठक जर्मनी में एक स्थान है जिसका नाम है वाइमर नामक स्थान पर यह संविधान सभा का प्रथम बैठक आयोजित किया गया था, जिसके चलते इस मतलब संविधान को, जर्मनी का जो नया संविधान बनकर आया, इस संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना गया, या इसे वाइमर गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए नया जो संविधान बना इसको वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र कहा गया। लेकिन और देखिए इस संविधान के अंतर्गत, वाइमर गणतंत्र के अंतर्गत जो है जर्मनी में संघीय व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान किया गया। लेकिन आपको समझने वाला चीज यहां पे यह है कि ये जो वाइमर गणतंत्र है, ये जर्मनी की तत्कालीन स्थिति को संभालने में असमर्थ रह गई, इसलिए अब जर्मनी की जनता इस वाइमर गणतंत्र से असंतुष्ट हुई और अब एक नए और एक सुयोग्य और काफी अच्छे नेता की खोज करने लगी जो जर्मनी की स्थिति को अच्छे तरीके से संभाल सके, और उसी अच्छे और नए नेता के रूप में, उसी तेजस्वी नेता के रूप में हिटलर का उत्कर्ष जर्मनी में हुआ। तो देखिए हिटलर के उत्कर्ष का सबसे पहला कारण था गणतंत्र की स्थापना, और ये गणतंत्र की स्थापना तो हुआ लेकिन गणतंत्र जो गणतांत्रिक व्यवस्था था जर्मनी की स्थिति को संभाल नहीं पाया, जिससे हिटलर के उत्कर्ष का रास्ता जो है प्रशस्त हुआ। अब देखिए इसके बाद कुछ नेक्स्ट कारण की हम बात करें तो इसके बाद जो कारण है दूसरा, ये क्या है, हमारा दूसरा कारण है वर्साय की अपमानजनक संधि। हमें पता ही है कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ एक संधि किया गया था, और जर्मनी के साथ वर्साय की जो मुख्य संधि थी ये किया गया था 28 जून 1919 ईस्वी को। और इस संधि के अंतर्गत, इस संधि में जर्मनी पे काफी सारे शर्तों को थोपा गया था, आरोपित किया गया था, और इसमें जर्मनी को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए यानी प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार घोषित कर दिया गया। और चूंकि ये जिम्मेदार घोषित हो गया इसलिए जर्मनी पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, और जर्मनी पे यहां तक कि जर्मनी को एक भारी मात्रा में, एक भारी रकम हर्जाना के रूप में जर्मनी को चुकाना था मित्र राष्ट्रों को। और
फिर यहाँ जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों को भी छीन लिया गया तथा जर्मनी के उपनिवेश जो देश थे उससे भी जर्मनी का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। जर्मनी के बहुत से औद्योगिक क्षेत्र पे भी दूसरे मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया, जिसके चलते वर्साई की इस अपमानजनक संधि का बदला भी जर्मनी की जनता को लेना था और इसके लिए हिटलर जो है एक काफी सुयोग्य नेता जर्मनी को दिख रहा था। तो यह भी एक प्रमुख कारण बना हिटलर के उत्कर्ष का। अब इसके बाद कुछ और आगे चले तो यहां आपको जानना है आर्थिक संकट भी जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष का एक कारण बना। तो आपको पता ही है, हम पहले ही बता चुके हैं, आर्थिक संकट जो है ये जर्मनी में पूरे विश्व में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था 1929 से 30 के बीच। और ये आर्थिक संकट जर्मनी में कुछ ज्यादा ही था। जर्मनी में मतलब ये जो आर्थिक संकट थे ये बहुत ज्यादा था और पूरे विश्व में ये आर्थिक संकट तो 1929 से 30 में आया ना, लेकिन जर्मनी में ये आर्थिक संकट प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही यानी 1919 ईस्वी से ही यह आर्थिक संकट देखने लगा था। और क्यों भाई? क्योंकि जर्मनी का काफी अपव्यय हुआ था, जर्मनी का काफी मतलब नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, तथा साथ ही साथ नुकसान होने के बावजूद भी हर्जाना के रूप में जर्मनी को एक भारी रकम मित्र राष्ट्रों को चुकाना था। और हमें पता ही है 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम जर्मनी को हर्जाना के रूप में मित्र राष्ट्रों को चुकाना था। और इतनी बड़ी रकम जर्मनी द्वारा चुकाया जाना उस समय काफी मतलब जर्मनी के लिए असंभव था, लेकिन फिर भी मित्र राष्ट्रों के द्वारा हमेशा दबाव बनाया जा रहा था जर्मनी पे कि इस भारी रकम को हर्जाना के रूप में जल्दी से चुकाए। तो इस स्थिति में हिटलर जैसे नेता के उत्कर्ष का होना जर्मनी में स्वाभाविक था। अब देखिए इसके बाद और आगे चले तो कारण जो नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें, इसे भी आपको समझना है। तो देखिए जर्मनी में हमें पता है कि वर्साई की संधि के अंतर्गत, वर्साई की जो संधि हुआ इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति का यानी जो नुकसान हुआ था मित्र राष्ट्रों को उसका क्षतिपूर्ति जर्मनी को करना था। और क्षतिपूर्ति की शर्त भी आसान नहीं था, काफी कठोर शर्तें जर्मनी पे लादा गया था। और अभी हम आपको बताए ही कि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम जो है हर्जाना के रूप में जर्मनी को चुकाना था। साथ ही साथ बहुत से शर्त और भी कठोर वहां लादे गए, जैसे जर्मनी का सार क्षेत्र का जो कोयला था इसे 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंप दिया गया था। जर्मनी को मतलब लगभग सैनिक रहित बनाने की बात जो है वर्साई की संधि में किया गया था। जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों को मतलब मित्र राष्ट्रों के द्वारा छीन लिया गया था। यह जर्मनी के बहुत से उपनिवेश देश जो थे जर्मनी के, वो मित्र राष्ट्र आपस में बांट लिए थे। तो कहने का मतलब यह है कि क्षतिपूर्ति की जो कठोर शर्त वर्साई की संधि में जर्मनी पे थोपा गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, यह क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें भी कहीं ना कहीं हिटलर के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण बना। अब इसके बाद हम और आगे चलें और यहां देखें एक और सबसे बड़ा कारण जो है सामने दिख रहा था और यह था साम्यवाद का बढ़ता संकट। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता ही है कि 1917 ईस्वी की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया था और रूस में नई सरकार का स्थापना हो गया था जो था बोल्शेविक सरकार। और इस बोल्शेविक सरकार के द्वारा रूस में क्या किया गया भाई? तो रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया और ये एक अद्भुत और एक बहुत ही अच्छा शासन प्रणाली था साम्यवाद। और ये मतलब इतना लोकप्रिय हुआ पूरे विश्व में कि अब विश्व की बहुत सारे देशों के द्वारा साम्यवादी व्यवस्था की मांग किया जाने लगा। और जर्मनी के भी कुछ लोगों के द्वारा, जर्मनी में सामान्यतः जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे, जो किसान मजदूर वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों के द्वारा साम्यवादी व्यवस्था लागू करने की मांग जो है किया जाने लगा, ताकि वो लोग चाहते थे कि जर्मनी में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित किया जाए, यानी किसान मजदूर और आम गरीब लोगों की सत्ता जो है जर्मनी में स्थापित हो। लेकिन हिटलर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि हिटलर पूंजीपतियों
और जो धनी वर्ग के लोग थे उन लोगों के साथ मिलकर और तानाशाही व्यवस्था को आगे बढ़ाकर और फिर जर्मनी के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो इसलिए हिटलर ने साम्यवादी देखिए, ये जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है, साम्यवाद के विरुद्ध नारे लगाकर, साम्यवाद के विरुद्ध प्रदर्शन करके हिटलर ने क्या किया कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो धनी वर्ग के लोग थे जर्मनी के, इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और फिर इन लोगों को पक्ष में किया, जिसके फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग और धनी वर्ग के लोगों ने इनका सपोर्ट करना शुरू किया हिटलर का, और यह भी हिटलर के उदय का एक प्रमुख कारण बन गया। और देखिए इस प्रकार ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ और जर्मनी को रियल मायने में हिटलर जैसा एक तेजस्वी नेता मिला और जर्मनी ने हिटलर को मतलब स्वीकार किया और हिटलर के हाथों जर्मनी के भविष्य को सौंप दिया। और कुछ ही दिनों में हिटलर ने ऐसा विश्वास कायम कर लिया कि जर्मनी की जनता उसे भगवान जैसी मानने लगी और जर्मनी अपने पूरे देश के सम्मान और गौरव को हिटलर के हाथों सौंप दिया। तो इस प्रकार जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और उस हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद का स्थापना किया और हिटलर के द्वारा जो क्रांति किया गया था नाजीवाद की स्थापना के लिए, इसे ही नात्सी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम आपको समझाएं नाजीवाद का मतलब क्या होता है और जर्मनी में नाजीवाद के स्थापना के कौन कौन से कारण थे, यानी हिटलर के उत्कर्ष के कौन कौन से कारण थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको हिटलर के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। हिटलर का जन्म कब हुआ और उसका जीवन यापन कैसे हुआ, हिटलर की पूरी जीवन परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे और फिर यह भी जानेंगे कि हिटलर ने जर्मनी के लिए प्रमुख कौन कौन से कार्य को संपादित